जी, सबसे पहले तो मैं आप साथियों का, प्रेस के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर तादाद में मौजूद हैं और साथ में ये उम्मीद करता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग आए हैं उतनी तादाद में उसको छपना भी चाहिए, क्योंकि हमारा पहले हमेशा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमें प्रेस ने इतनी अहमियत नहीं दी। वो कि जो तहरीक हमारे साथ है, हमारे पास है, जिसको हम चला रहे हैं, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की बका भी उस पर है, क्योंकि अगर यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को हटाकर, भगाकर और सिंध के अवाम को, कराची में जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो फिर पाकिस्तान के फाउंडेशंस जो हैं उसको कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, हम काफ़ी अरसे से इंडिजिनियस राइट्स अलायंस के हवाले से बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ये तहरीक चला रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के साथ वो इंसाफ करेगा। और हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट से और अभी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे लिए कोई रास्ता निकाले, क्योंकि जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 21 तारीख को था सर, 21 को, हाँ 21 को जो फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अपने उससे तजावज़ कर लिया। उसको तो चाहिए था कि वो फ़ैसला यही देता कि जी इलीगल है, नैब इसके ऊपर इंक्वायरी रखे और इसके सारे ज़मीनें वापस सिंध गवर्नमेंट को दी जाएं और इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। उसके बरक्स हमने देखा कि एक ऑक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे पहले हमने इस किस्म का ऑक्शन कम से कम किसी दुनिया के कोर्ट में नहीं देखा कि एक मुजरिम खड़ा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि तुम मुजरिम हो और तुमने कब्ज़े किए हैं और तुमने ये किया है, वो किया है। मैंने नैब को भी कह दिया कि जी इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करो और इसको मत छोड़ो और सारी ज़मीनों को इससे छीन कर वापस सिंध गवर्नमेंट को दी जाए जिसके वो हकदार है। उसके बरक्स उनको कहा गया कि जी कितने पैसे दोगे अपने आप को लीगलाइज़ कराने के लिए। 460 अरब के ऊपर सौदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब सौदे होने लगे हैं तो फिर पाकिस्तान का आम आदमी कहाँ इंसाफ तलाश करे। तो 460 अरब के ऊपर सौदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को रद्द करते हुए नैब को भी हुक्म दे दिया कि इंक्वायरी रोके और बहरिया टाउन के मलिक रियाज को जो है उसको बरी करके और उसको ये इजाज़त भी दे दी कि वो जाके अपना काम जारी रखे और काम करें, और नैब को कह दिया अब इंक्वायरी आप बंद करें। नतीजा उसका ये निकला कि चूँकि वो डिसीजन वाज़े नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टे ऑर्डर्स भी हैं लोगों के ज़मीनों के ऊपर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश थी और बहुत से लोग हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया, उनके स्टे ऑर्डर्स भी हैं, उस पर भी खामोश रही। और अब तो बिल्कुल पागलों की तरह बहरिया टाउन जो है छा गया है मलीर पे और हर गांव और गोट में घुस के कब्ज़ा करने की कोशिश करता है और कहता है कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। अब उसको फ्री हैंड मिल गया, किसी भी ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर सकता है और ये कह कर के जी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। वो पुलिस उसके साथ है, पहले भी थी अब भी है। हमारे जो इंडिजिनियस लोग हैं बेचारे रहते हैं वहाँ, सदियों से रहते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, आबा व अजदाद से उनकी ज़मीनें हैं, उनको वहाँ से निकाल बार किया जा रहा है, उनको कैद किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है और बहरिया टाउन कब्ज़ा करता चला जा रहा है। जो ज़मीनें उसको दी गई थी बेसिकली, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7,600 कुछ एकड़ आपको दिया गया है, वो लीगल है, बाकी जो है आपकी इलीगल है। फिर वो आ गया 18,400 गज पे आ गया अभी, लेकिन उसके कब्ज़े में जो है 29,000 एकड़ से ज़्यादा है इस वक्त और वो मज़ीद आगे बढ़ रहा है और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो इंडिजिनियस लोगों को वहाँ से निकाल बार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है सिर्फ उन लोगों में देखा जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं ज़मीनों पे, जो बुकिंग करते हैं फ्लैट्स का कि आगे चल कर हमको इसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी
सारे सेठ और स्पेकुलेटर्स और ये हैं, उन्होंने जाके वहाँ बुकिंग्स की हैं। उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को नज़र आया कि जी इनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन जो बंद भी है, बहुत से लोगों को बंद किया, मारा। और राव अनवर साहब थे उस ज़माने में, राव अनवर ने बाकायदा एक हाथ में उसके हथकड़ी, दूसरे हाथ में उसके वो एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट साइन करो या हथकड़ी पहनो। वो बेचारों को ऐसे परेशान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल कर दिया। मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया है, अब वो मर्ज़ी का मालिक है, जो भी करे। इस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है रिव्यू पटिशन के लिए, और ये लेटर हमने भेज दिया है, उनको मिल भी गया है, जो हमने आपके पास बांटा भी है। हमने ये कहा है कि जी द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन CMA 376K ऑफ 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ऑथराइज़ किया था, ऑथर्ड बाय जस्टिस जो एजाज अफजल खान ने, illegal occupation of lands and construction of by Beria town and Karachi came to a close on 21st March 2019 with the decision of implementation bench of Supreme Court of Pakistan headed by Justice Azmat Saeed with Justice Faisal Arab and Justice Munib Akhtar as its members. However, the implementation of 21st March judgment, instead of correcting a rotten to the core system in vogue that facilitates ruthless business interest in land, will embolden it further. After 9 months of wrangling, of implementation bench of the Supreme Court has accepted Malik Riaz's offer of mere rupees 460 billion, that too to be paid over a period of next 7 years. वो भी 7 साल में देने हैं इसने 460 अरब रुपए for 16,896 acres that Beria illegally encroached upon for its notorious housing project in Mali district, Karachi. In exchange, the rights to the land are to be transferred to Beria town. Worse, NAB has been restrained. NAB को भी restrained किया है from filing references against the firm, its directors, and the corrupt officials involved in this brazen scam. It is claimed that in case of any default in the payment schedule of the settlement, NAB, the accountability body, will be free to file corruption references against the developer, but that too after getting permission from the apex court. It is widely held that Beria town was a test case not only for Supreme Court of Pakistan but also Pakistani society at large. In retrospect, it is also said that the outcome of the years long proceedings could have put the brakes on the unbridled mafias and mega developers who include or have connections within the highest echelons of power, and that the harness the state's coercive powers to deprive rightful owners of their land. It could have determined whether those who broke countless number of laws and made a mockery of our laws and judicial system would receive their due stick of justice. It is widely believed by the indigenous people of the rural districts of Karachi and others alike that the reason the case dragged on as long as it did was because individuals and organizations, including investigating agencies, which should have furnished the court with the information it sought about Beria town's shenanigans in Mali, delayed, misled and prevaricated. Despite all these efforts at obstructing justice, the Supreme Court's damning May 4 verdict found indisputable evidence of criminal conspiracy between Beria and Sindh government functionaries and shed much needed light on what has been grossly underreported plunder of the city's precious real estate. Unfortunately, the most recent order does not prescribe commensurate sanctions against the perpetrators. Instead, the apex court has retrospectively legalized what the earlier 3-page bench had determined was a blatant fraud. Even more so, given that the land handed over to Beria on a platter of Sindh's venal bureaucracy was to be developed for low-cost housing. The rupees 460 billion settlement, equivalent to less than $3.2 billion offered by Beria, albeit at the apparent nudging of the apex court, only indicates the developers' deep pockets and the colossal financial and political power it yields even today. According to a detailed estimate in May 4 verdict, which took into account mere 7,068 acres in its Karachi project, Beria stood to make a net gain of around rupees 225 billion or 32 million per acre from marketable land alone. That is not counting potential profits from built-up units, such as houses, apartments, etc. Now,
multiple 32 million with 16,898 acres, it gives you a figure of 540 billion. According to Indigenous Rights Alliance and people of Mali district, Bahria Town, Karachi encroaches extravagantly much more. But even if one calculates the worth of mere 24,093 acres of land of 5 days in Mali district, clearly encroached upon by Bahria Town and visible on Google Earth imagery updated 30th December 2018 using the same yardstick set by 4 May 2018 Supreme Court judgment, the value of land under BTK occupation, it will translate into more than staggering 771 billion rupees as marketable value of land alone. That is not counting potential profits from built-up units such as houses, apartments, etc. Less satta speculations that goes on as part of Bahria Town tactics to deceive and cheat common man investing in the project. तो ये नटशेल है जी उसका, हमने जो लेटर लिखा है, और इससे ज़ाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, सिर्फ फैसले से ही यानी अरबों रुपए का फ़ायदा बैरिया टाउन को विदाउट स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि लैंड की कीमत उस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट कर ली है। तो जुल्म है इस मुल्क के अंदर, ख़ासकर इंडिजीनियस लोगों के लिए। हमारे भाई इधर बैठे हुए थे, अभी पता नहीं चले गए नहीं, ये हम कितने अरसे से ककरी, ये जो हमारा गटर बगीचा है, उसके लिए लड़ते रहे कि भाई ये वहाँ पर ये पार्क है और प्लेग्राउंड है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। और उसमें जाके हमारे जो उस वक्त के MQM के मेयर थे, उन्होंने आके उस पर कब्ज़ा किया, अपने दफ्तर बनाए, बड़ी मुश्किलों से उसको तोड़ा, पीछे किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला। हमारे बहुत साथी, अच्छे साथी, दो निसार और मेजर नादिर, वो शहीद किए गए, उनको मारा गया, हमारे अपने गाड़ी पे भी फायरिंग हुई। तो ये हालात है हमारे इंडिजीनियस लोगों का इस मुल्क के अंदर। अब हम क्या सोचें, कहाँ जाएं, किस तरह करें, कैसे करें? तो इसलिए हमने ये सुप्रीम कोर्ट को भेजा है ये लेटर, और उनको मिल भी चुका है, और कोशिश करेंगे कि एक रिव्यू पिटीशन, अगर रिव्यू पिटीशन नहीं होता तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करेंगे बिलाल मिंटो साहब के ज़रिए से। क्योंकि ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है कि सरकारी जमीन तब तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस तरह से दे सकती है, लेकिन अगर निजी जमीन इतनी, और जैसे आपके में बहुत सदियों से लोग रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कागजात है ये साबित करते हैं कि सरकारी जमीन नहीं है। जैसे पहले साहब ने बताया ना, कुछ तो ज़मीनें लोगों की प्राइवेट हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट ज़मीन का है जो MDA ने इनको दिया है वो भी गलत है। वो 4 मई के जजमेंट में भी और हर कानून में वो गलत है, क्योंकि ज़मीन के मालिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। MDA खुद एक डेवलपमेंट एजेंसी है, वो रेवेन्यू से ज़मीन लेती है और वो डेवलप करके प्लाट तैयार करके लोगों को देती है, जैसे KDA है। तो MDA की अपनी ज़मीन 1 इंच भी नहीं थी तो उसने उसको कैसे दे दी? तो जो MDA ने दिया है मेजर पार्ट इसमें से, वो भी गलत है, और जो लोगों की है वो तो डबल ही गलत है। और ये चीज़ 4 मई की जजमेंट में क्लियरली लिखी हुई है। और रिव्यू जो हम कर रहे हैं उसकी भी मेन जो पॉइंट है वो यही है कि ये जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन बेंच, यानी जो 4 मई का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करें आप। और उन्होंने क्लियर कहा है कि ये टोटली इलीगल है, लिखा हुआ है उसमें 4 वाली में, विदाउट एनी लीगल एग्जिस्टेंस, और इसको कैंसिल किया जाए। और अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ भी है तो उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो कि इस ज़मीन का मालिक है, उससे नए रेट्स पर और नए शराइत पर वो ले सकता है अगर चाहे तो। लेकिन ये जो स्कीम है ये सारी कैंसिल होनी चाहिए। तो अब इम्प्लीमेंटेशन को क्या करना चाहिए था कि एक तो इसको कैंसिल कर दे, और दूसरे जो बेंच ने पहली वाली ने कहा कि MDA, रेवेन्यू, बहरा और सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने मिलके ये फ्रॉड किया है, तो उनके खिलाफ केस दाखिल को होने चाहिए थे, इस कोर्ट ने करना चाहिए था। 4 मई की जजमेंट ने कहा है, जज ने, आप पढ़ के देखें कि जब
एमडीए का और सिंध गवर्नमेंट का वकील बोल रहा था हमारे सामने, तो जो सिंध गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल, जज साहब ने लिखा है कि जब वो हमारे सामने बोल रहे थे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये एमडीए और सिंध गवर्नमेंट के वकील हैं, ये बहरिया के वकील हैं। तो उसने कहा ये सब मिली भगत है। तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच को एक तो कैंसिल करना चाहिए था, दूसरा उनके खिलाफ केस दाखिल करने चाहिए थे, उसके बजाय उन्होंने पैसे लेके उसको लीगल करार दे दिया है। तो ये जैसे इन्होंने कहा, ये उन्होंने, हम समझते हैं कि ये ओवर स्टेप किया है और इसलिए हम कहते हैं कि इसको रिव्यू करें। और दूसरी बात भाई ये है कि कानून से हटके ये सब कुछ तरक्की के नाम पर कर रहे हैं ना। बुनियादी सवाल है कि तरक्की किसके लिए, तरक्की किसके लिए? जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अगर वो तरक्की उनके लिए नहीं है तो वो तरक्की नहीं है, वो तबाही है। और अगर हमारी बात पे ये अमल न करें तो कम अज़ कम उस शख्स के जिसको ये कहते हैं कि जिसने ख्वाब देखा था, हालांकि उसके बेटे ने तो कहा है कि मेरे बाप ने कभी मुझसे इस ख्वाब का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसने क्या कहा कि जिस खेत से मैसर न हो दहकान को रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। तो जो मकामी लोगों के लिए तरक्की नहीं है वो तरक्की नहीं है। ये कोर्ट में भी हम कर रहे हैं और सियासी जदोजहद भी मकामी लोगों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं और हम करेंगे। मलक रियाज जो है बड़े ताकतवर आदमी हैं, 460 अरब रुपए का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक सेटलमेंट भी कर दिया है। अब आप रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको इसकी कामयाबी की कितनी उम्मीद है? यार ये तो देखिए ना, हम हक और सच के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उसके अब ये हम परसेंटेज नहीं लगा के जाते हैं कि हमें कितनी कामयाबी होगी कितनी नहीं होगी। बाकी यहाँ की कोर्ट अगर इसमें होता तो वो पहले ही इसको ये चीज़ खुद न करती कोर्ट, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन हम जदोजहद करेंगे और जैसे मैंने कहा हम सिर्फ इस तक नहीं करेंगे। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ पैसों के, यार 460 बिलियन जब देता है वो इसका मतलब है कि उसने इससे ज़्यादा लूटा है, तो वो एक किस्म का इकरार कर रहा है। तो अगर नहीं करेंगी तो फिर वो हम ये समझेंगे कि इस रियासत के किसी भी इदारे के पास हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है, तो फिर तो एक ही रास्ता रह जाएगा सियासी जदोजहद का। अभी हम कानून को भी उम्मीद रखे हुए हैं जैसे हमारे लीडर ने कहा, लेकिन जब अगर ये रास्ते वो बंद करेंगे, सारी उम्मीदें ख़त्म करेंगे, तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा। लेकिन ये हम ज़मीनें ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, जो हज़ारों सालों से हमारे सैकड़ों नस्लों ने जदोजहद करके अपनी कुर्बानियाँ दे के खून बहा कर इस ज़मीन को बचाया है, तो वो हम ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं। मनी की रियाज तो खरीद लेता है लोगों, उसके बाद इतना पैसा जो जाता है उसको खरीदता है। नहीं जी, वो ख़रीद नहीं सका है, माफ़ करना, लेकिन वो वहाँ ख़रीद नहीं सका है। उनको पुलिस उनके साथ थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, डरा धमका के जैसे कोई मफतुआ फ़ौज आती है उसी तरह मफतुआ फ़ौज आई है। और उसके जो राव अनवर साहब जो जालिम और जाबिर थे, उसके एक हाथ में हथकड़ियाँ होती थी, दूसरे हाथ में सेल एग्रीमेंट होता था, और वो ज़बरदस्ती सेल एग्रीमेंट जिसने नहीं किया उसको बंद कर देते थे। और आप लोगों ने सुना होगा फैज़ू गबोल साहब ने तो आखिर दम तक अपनी ज़मीन का एक पीस उनको नहीं दिया, उनको बंद भी किया, उनको मारा भी। अभी वो फौत हो चुके हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचता, मैं यहाँ से बेच के कहाँ जाऊँगा। जैसे कि अभी जुनैद साहब ने कहा, लेकिन डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। डेवलपमेंट जिसको अगर आप कहते हैं तो इंडिजीनियस लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। अब इंडिजीनियस लोगों को तो आप निकाल रहे हैं, आप एक नई आबादी आबाद कर रहे हैं, और उसमें स्पेकुलेटर्स ज़्यादातर आके वो बुकिंग्स करते हैं ताकि वो फिर महंगे दामों उसको आगे चल कर बेचें। ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं खुद मलिक रियाज की तरफ से। तो किसी ने अपनी ज़मीन इस तरह नहीं बेची है, ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा करते रहे हैं, और इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और जैसे भी साथी ने कहा कि कामयाबी उसके पास इतने पैसे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हक और इंसाफ की लड़ाई में जो है वो हक और इंसाफ को शिकस्त हो सकती है। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज को एक बहुत बड़ा झटका पहुँच चुका है। मलिक रियाज को इतनी बड़ी बदनामी हो गई है, बहुत से लोग अपने पैसे अभी भी वापस मांग रहे हैं,
और उसकी ज़मीन भी जो 44,000 एकड़ के करीब उसके कब्ज़े में था, वो अब आके 18,000, वो भी इलीगल है लेकिन 18,000 पे आके खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी हमारी होगी और ज़रूर होगी। आगे चलकर हम इसको एक पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए से, हमारे लोकल आबादियाँ हैं, हमारे पूरे सिंध में ये तहरीक हम ले जाएंगे, पूरे सिंध के लोगों को इनवाइट करेंगे कि इसमें अपने बचाव की खातिर इसमें आप आके हिस्सा लें, क्योंकि सारे सिंध की ज़मीन फिर कल मलिक रियाज आके कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। ये देखें, मैं आप दोस्तों के हवाले से कह रहा हूँ कि ये हुक्मरान ये यहाँ फ़लस्तीन जैसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको जहन में रखना चाहिए कि आज तक उस खित्ता पूरा वो जल रहा है। ऐसे अमेरिका, पूरा यूरोप, इजराइल उसको करके और उस पर कब्ज़ा अपना वो नहीं कर सके हैं। तो ये यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा न करें तो बेहतर है सबके लिए। अभी की खबर है, अभी की खबर आपको दूं। हमारे एक वर्कर हैं वाहिद साजदी साहब, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ। वो स्कूल चला रहा था, उसके स्कूल के ऊपर जाके उन्होंने हमला किया है। पुलिस FIR नहीं काट रही है और वो बड़े लोग शामिल हैं उसमें, जो बड़े नाम रखने वाले लोग शामिल हैं। तो इसलिए अब वो थाने में बैठा हुआ है, खून है और पुलिस जो है वो FIR नहीं काट रही है। इस किस्म की ये रियासत बनाई जा चुकी है। अब किसको फिर उम्मीद, कहाँ जाए? आपकी केयर चल रही है, मैंने इसीलिए वो सवाल किया था कि एक तरफ सरमायादार है, एक तरफ गरीब आवाम। अभी आपने खुद ही कहा तो वो उन पर हमले भी कराते हैं, उन पर सब कुछ कराते हैं। तो एक आप कर ले जद्दोजहद खामियाँ भी अल्लाह ताला आपको दे, मगर सरमायादार के आगे आवाम कैसे सवाल करना भाई। नहीं जी, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। बात यह है कि आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं कब से ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, इसी सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ ही तो जद्दोजहद कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये लेके बैठ जाऊँ कि जी सरमायादार के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीती जा सकती, तो फिर रह गई ना बात। लेकिन हम तो लड़ रहे हैं, अभी से लड़ रहे हैं, 40 साल 50 साल से। बड़ी नाइंसाफी के बाद अब भी आपको तवक्कात है उन अदालतों से कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, तवक्को तो हम रखते हैं। हम इस मुल्क में जब तक हैं तो ये तो चलेगा ना। दो ही रास्ते हैं, एक कानून का और एक सियासी जद्दोजहद का, अवामी जद्दोजहद का। हम दोनों पे कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ कोर्ट पर करके बैठ गए हैं। और सियासी जद्दोजहद भी कानूनी है, हमारा हक है। मैं पूछना चाहता आपने इसको लेकर को तो पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए अगर 1, 2, 3 करके आप ये बता दें कि आपकी क्या मुतालबात इस वक्त, आप क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आप ये तो बहरिया टाउन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जिस तरह आपने कहा ये बहुत इलीगल एक डिक्लेयर हो चुका है प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है आवाम ने, उनसे आपका क्या तवक्कात है, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए ना, हम बेसिकली हमारा ये है कि जो 4 मई 18 की जजमेंट है उस पर अमल किया जाए। उसमें है कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है, इसको कैंसिल किया जाए, ठीक है। और जिन लोगों ने मिली भगत करके ये किया है उनके ख़िलाफ़ केसेस दाखिल किए जाएं, और जिन मकामी लोगों की ज़मीनों पर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कब्ज़े किए गए हैं उनको वो ज़मीनें बहाल करके दी जाएं किसी भी सूरत में। और बाकी आप कह रहे हैं कि जो लोगों ने वहाँ की है, तो एक तो अगर स्पेकुलेशन पे लोगों ने की है तो उनको ख़ुद को भी सोचना चाहिए था, लेकिन जो उसने जुर्म किया है इसको जुर्माना डाल के बहरा टाउन पर और उससे उन लोगों को कंपनसेट किया जाए। एक तो डिसीजन है जो मेन डिसीजन है, जिससे परसेप्शन ये हुआ कि कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फैसला है, जिसमें पता चला कि ये सारी ज़मीन जो है उस पर कब्जा बेसिकली हुआ किस पे। उसके बाद बना इम्प्लीमेंटेशन बेंच। आपको और सारे को बेसिक प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन उस बेंच पे किसने पैसे लेके बकौल है ये सारा सब कुछ किया। तो जो रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, तो फिर रिव्यू पिटीशन तो नहीं बनी ना। इम्प्लीमेंटेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, यू शुड चैलेंज दैट प्रोसेस।
एक बात ये है, तो आप उसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? दूसरा ये है कि रिव्यू पिटीशन की बात जो है, क्या आप इस कानूनी हैसियत में पोजीशन में है कि उसको रिव्यू के लिए आप लोग जा सकते हैं? इसमें जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं वो भी हैं, जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनकी मर्जी के खिलाफ गई हैं वो भी इस पिटीशन में हैं, और इंडिजिनस राइट्स अलायंस जो कि यहाँ मकामी इंडिजिनस पीपल्स के हुकूक के लिए जदोजहद कर रहा है वो भी इसमें है। Who is the main petitioner? आरिफ, लीड पिटिशनर होगा यार हमारे साथ? हमारा रिव्यू में उनकी दस्तखत हैं लोगों के जिनकी ज़मीनें गई हैं और इंडिजिनस राइट्स अलायंस के दिए हैं। गेटा काठोरे में इफेक्टिव असता हमात का है तो का नहीं लगा या नलीड कोई नहीं है, वो भी है, 4-5 कसम भी है। अच्छा, हाँ। क्योंकि एक परसेंटेज ये है कि एक मेन पिटिशनर जो अफेक्टेड पार्टी है वही पिटिशनर होगा, दूसरे उसके साथ होंगे। तो वो effective है? इफेक्टिव है उसमें? इफेक्टिव है ना। अभी आए भी हैं गेट पे। रिव्यू होगा या चैलेंज होगा? अब देखते हैं ना, अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। रिव्यू हमारा अगर एक्सेप्ट पहले होता है रिव्यू होता रिव्यू है, में जाएंगे, कानूनी पहले रिव्यू ही होता है, बाद में पिटीशन में जाएंगे। नहीं, इसका पोस्टर वेल्थ है कि एक वो कोर्ट है जो जिस कोर्ट को इस फैसले पर अमल दरामद करवाना था, वो उस फैसले पर अमल दरामद कराने के बजाय उल्टा वो डील कर रही है कोर्ट के इतने पैसे दे दो और तुम्हारी हो गई, तो उसको आप चैलेंज करेंगे या उसके रिव्यू में तो आप जा भी नहीं सकते, इसलिए कि ये उस पहली कोर्ट का जो फैसला है वो आपके हक में है, दूसरी कोर्ट ने उसकी खिलाफवर्जी गैर कानूनी, आप उसको चैलेंज करें ना कि आप रिव्यू में कैसे जाए। भाई ये कोर्ट दो नहीं है, कोर्ट एक ही है। ये वो बेंच implementation था, bench वो है। भी बेंच था, कोर्ट एक ही है, वही कोर्ट है। तो लिहाजा ये वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट उसी के सामने रिव्यू होता है। ये फैसला जिसने दिया वो जो कोर्ट फैसला करती है उसी के पास कोर्ट रिव्यू में। होता है। तो सुप्रीम कोर्ट है, सच फैसले थी, हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मलक बयाज साहब की खरीदारी का मामला हुआ, तो ये आप पूरे अदालती निजाम को इसका जिम्मेदार समझते हैं या एक शख्स को? और अगर एक शख्स को समझते हैं तो क्या उसके लिए भी कोई सजा का मुतालबा करेंगे? अरे वो तो अगर फैसले पर सही, जो कोर्ट का पहला फैसला उस पर ही सही हो, तो जिन लोगों ने ये इलीगल काम किया है वो उन सब पर जो वो मुजरिम बनते हैं उन पर होना चाहिए। यही हम कर रहे हैं, यही हमारा मुतालबा है। मैंने उसके शाह साहब के जवाब में यही कहा। मुझे साहब सवाल ये उठता है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 36 डे MDA को दिए गए जमीन, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन का ऑर्डर भी, नोटिफिकेशन भी हो चुका था। क्या उस जमीन की अब लीगल पोजीशन क्या होगी? आया वो जमीन MDA की है या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है? यार वो अलग सवाल है ना। नहीं, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब वो देने वाले इदारे MDA को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिए जमीन उसको, और उससे कैंसिलेशन के बाद उस जमीन की कानूनी स्टेटस क्या रहेगी? सही कह रहे हैं आप बात को, लेकिन वो ये पर्टिकुलर इस केस से उसका नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने जो भी ज़मीन MDA को दी, आप उसकी कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो अलग मैटर है ना। ये उसका ये एक हिस्सा है। वो तो 4 मई के उसमें उसने कह दिया गैर कानूनी। चले।